हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है पॉलिटी और पॉलिटी में हम आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए राष्ट्रपति का हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति का पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, यानी वो पूरे भारत का प्रमुख होता है। ठीक। और उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है, वह भारत राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यानी प्रथम नागरिक होता है, यानी प्रथम नागरिकता जो है हमारे राष्ट्रपति को मिलती है, वो प्रथम नागरिक होते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है, वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ नहीं होती हैं। जो मुख्य शक्तियाँ होती हैं वो मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यानी राष्ट्रपति जो हैं सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं और मुख्य शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, यानी हम और आप यानी आम जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसकी निर्वाचन किया जाता है। यानी एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। आइए देख लेते हैं। इनमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो कौन कौन से हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों, दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट आता है, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से सदस्य होते हैं। इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इतने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शामिल होते हैं नाम उसके। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अब कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में। तो पहला पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर। मनोनीत यानी इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, राज्य विधान परिषद के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों निर्वाचित और मनोनीत। विधानसभा के कोई भी सदस्य जो होता है
वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट आता है दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले से। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है जब कोई सभा विघटित, सॉरी यहाँ विवादित है, यहाँ विघटित होगा, विघटित, यहाँ पे विघटित होगा। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी कोई सभा, जैसे राज्यसभा हो गया, राज्यसभा अगर विघटित हो गई है तो उसके सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है उसको एक मत पत्र दिया जाता है और मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उम्मीदवार है उसके आगे 1, 2, 3 उसके नाम के आगे वरीयता दी जाती है। उसके हिसाब से उसको विजेता घोषित किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है और कोई अध्यादेश जारी करता है या फिर कोई नियम बना देता है, परंतु उस व्यक्ति को, उस राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो उसने जो अध्यादेश जारी किया था या फिर नियम बनाए थे उसको अवैध नहीं माना जाएगा, वो प्रभावी रहेगा और जारी में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उस योग्यताओं को अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो चलिए वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट यही होता है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। 35 वर्ष की या वह 35 साल का हो या फिर 35 वर्ष से ऊपर का हो, तभी वह राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य माना जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। फिर चौथा पॉइंट हमारा आता है वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब ये हुआ कि वह संघ सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार का कुल डाले गए मतों से 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और
उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर उनका जो पद रिक्त है, फिर उस अवस्था में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है। फिर हमारा अब देखते हैं पदावधि, यानी कार्यकाल उनका कितने समय का होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पदावधि, उसमें पहला पॉइंट आता है राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। यानी उसका जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों तक रहता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। यानी इसका ये मतलब यह कि उनका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर वो चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद खाली कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी उनके अतिरिक्त कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट आता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है अथवा कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन उसका उत्तराधिकारी अभी नहीं मिला है, तो वह जो राष्ट्रपति, पुराना राष्ट्रपति है, वो 5 वर्ष के बाद भी उस पद पर बना रह सकता है और वह कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, वह कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति के लिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है। उसमें आता है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में, किसी में भी चाहें तो महाभियोग का प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है इन आरोपों पर 1/4 सदस्यों जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी सदन, जिस सदन में उनके महाभियोग लगाया जाता है, उस सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए, साइन होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस भेज देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसमें इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रस्ताव को, महाभियोग जो लगाया जाता है जिस सदन में, उसके बाद उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है ताकि वो सदन उन आरोपों की जांच कर सके। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को उस सदन में बैठने का अधिकार है और हिस्सा लेने का अधिकार है, और अगर महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर बहुमत को पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाया जाएगा। इतना समझ में आया कैसे हटाया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। देखिए, इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन हिस्सा नहीं लेता। तो संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट आता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो अभी इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होता है और वो खाली होने के बाद क्या करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष का समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, उसके त्यागपत्र देने पर, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। फिर तीसरा आता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, या फिर उसकी मृत्यु पर, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्क ना हो और अथवा निर्वाचन अवैध घोषित किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, यदि पद रिक्त होने का कारण और उसके कार्यकाल का समाप्त होना है तो उस पद पर भर्ती हेतु उसके कार्य पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पद रिक्त होने का कारण और उसके कार्यकाल समाप्त होना है तो उस पद पर भर्ती हेतु उसके कार्य पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लेना चाहिए। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर करा लेना चाहिए। यानी किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, या फिर अचानक वह त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस अवस्था में जो है 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जैसे उनकी अचानक राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई या फिर अचानक उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उस अवस्था में हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और अगर उस टाइम उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो, तो उस अवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अगर इनका भी पद रिक्त हो, इनका भी पद खाली हो, तो उस अवस्था में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य भारत सरकार के उसके नाम पर किए जाते हैं। यानी भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधित कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रपति जो है नियम बना सकते हैं ताकि उनके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट आता है वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जो हैं वो जो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो सबसे बड़ी शासन करने वाली पार्टी होती है उसके ही मंत्रियों में से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट आता है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है वह राष्ट्रपति भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करते हैं। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए, वह महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के CAG। ठीक है, CAG। फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, हमारा फिर अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकारी व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के लिए 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। वो जो किन किन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा से या फिर अथवा जानकारी व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय यानी लोकसभा के लिए 2
लोकसभा के लिए 2 भारतीय आंग्लो समुदाय की व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है टोटल 14 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 14 लोगों में से, जिसमें से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए और 2 जो हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक बुला सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। हवन नहीं होगा, ये आह्वान होगा। आह्वान करते हैं जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा अगला पॉइंट है संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। उदाहरण पर भारत की संचित निधि से खर्च और राज्यों की सीमा या परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधित। इसका मतलब ये हुआ कि संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक पारित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश यानी हामी ज़रूरत होती है, आवश्यक होती है। जिसमें से कौन कौन है? भारत की संचित निधि से खर्च संबंधित विधेयक और राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधित, यानी कोई नया राज्य बनाना हो या फिर किसी राज्य की सीमा चौड़ी करनी हो या फिर बढ़ानी हो या फिर घटानी हो, उस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश बहुत ज़रूरी होती है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या क्या निर्णय ले सकते हैं? राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, उसको स्वीकृति दे सकते हैं अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर अथवा विधेयक को, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो ये याद रखना, यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ताकि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे। तो उस अवस्था में राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं अथवा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद को दोबारा भेज सकते हैं ताकि उसको पुनर्विचार किया जा सके, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति उस अवस्था में क्या करेंगे? विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर राज्यपाल को निर्देश देते हैं कि विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दें। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई
जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं। यानी तब उस अवस्था में राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं या फिर राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं अगर वह धन विधेयक नहीं है तो। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसमें यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो और भी फोर्सेस हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियाँ प्राप्त है। वो किसी भी समय किसी भी आपातकाल के समय इमरजेंसी के समय वो कोई भी नियम ले सकते हैं या फिर कोई भी विधेयक कोई भी जो है निर्णायक फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्तियाँ प्राप्त है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्तियाँ, यानी किसी व्यक्ति को जो है कोई फांसी की सज़ा है या फिर किसी और चीज़ की सज़ा दी जाती है, उस सज़ा को माफ़ या फिर उस सज़ा को कम राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को राष्ट्रपति के बारे में ये जो क्लास हमने ली है वो पसंद आई होगी और आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी। तो इसी तरह हमसे बने रहिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए ताकि ये आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और भी लोग हमसे जुड़ें। और भी हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हम और भी अच्छी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।